हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फाइन, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डिनल अप्रोच के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। और बिसाइड्स हमने उसमें इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट भी समझा था कि इंडिफरेंस कर्व का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। फाइन, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एज वेल एज डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द अजम्पशंस। पहले हम बात करेंगे अबाउट द अजम्पशंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहले हम बात करें अबाउट द अजम्पशंस। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इकोनॉमिकल लॉज जितने भी होते हैं, जितने भी आप इकोनॉमिकल लॉज बोले, चाहे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ले लें, इंडिफरेंस कर्व को ले लें, आगे आपका लॉ ऑफ डिमांड आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, कोई से भी अगर आप लॉ को बोलेंगे तो ऑल इकोनॉमिकल लॉज आर बेस्ड ऑन सम बेसिक अजम्पशंस। सारे के सारे इकोनॉमिकल लॉ असम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि अगर आपने असम्पशंस कंसीडर नहीं किए तो कोई भी इकोनॉमिकल लॉ ट्रू होल्ड नहीं हो सकता। तो हर इकोनॉमिकल लॉ पे कुछ ना कुछ असम्पशंस आपके होंगे ही होंगे। तो जब भी कभी आप इसके अलावा कोई भी इकोनॉमिकल लॉ पढ़ें तो उनके असम्पशंस को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं असम्पशंस की बेसिस पर आप किसी भी इकोनॉमिकल लॉ को ट्रू होल्ड कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द असम्पशंस और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स। तो assumptions मींस कुछ मान्यताएं, कुछ मान ली गई चीजें कि भाई हाँ ये चीजें एक्चुअली इसके अंदर होती हैं, ये मान लिया जाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट assumption अबाउट द इंडिफरेंस कर्व इज दैट रैशनैलिटी। ठीक है, रैशनैलिटी का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने एक रैशनल कंज्यूमर का वीडियो अपलोड करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि भाई रैशनल कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ना है तो आपका बेसिक assumption होना चाहिए दैट कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मीनिंग क्या होता है? वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली इन द मार्केट, और वी कैन से वन हु टेक्स रैशनल डिसीजन। जो अक्लमंदी भरे फैसले लेता है वो अपना पैसा उसी जगह पर खर्च करेगा जहां से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, और वो वाइजली मनी को स्पेंड करेगा। मींस कहने का सीधा सा मीनिंग ये है कि बंदा अपना पैसा जब खर्च करेगा तो वहां से उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। जहां से उसको सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिलेगी उसी जगह पर वो बंदा एक्चुअली मनी को स्पेंड करेगा। तो हमारे इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी रैशनैलिटी होती है, क्योंकि अगर बंदा रैशनल नहीं होगा तो वो सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट समझेगा ही नहीं, और जब सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट ही नहीं समझेगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसे समझेगा। मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिस पर आने वाले सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो बंदे को सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट, यूटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बंदे का रैशनल कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा होता है रैशनैलिटी, मींस इसके अंदर सबसे पहले बंदा रैशनल होना चाहिए। चलें जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है इसमें ऑर्डिनैलिटी। ठीक है, ऑर्डिनैलिटी देखिए मैंने हमारी अप्रोच का नाम ही ऑर्डिनल अप्रोच है। हम इससे पहले कार्डिनल अप्रोच पढ़ चुके हैं और हमने वहां देखा था कि जो सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमने कोई भी एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो वहां से हमको 400, 500, 600 यूटिल हम बताते हैं कि भाई हमें इतनी यूटिल्स हमें इससे रिसीव हुई हैं, और वो यूटिल्स जो होती है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस होती है, और उसी से हम क्या करते हैं, हमारी कार्डिनल अप्रोच बनी है और उसी से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते थे। बट ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ये, और वैसे भी हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कोई भी किसी भी प्रोडक्ट से जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो सेटिस्फैक्शन इटसेल्फ इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो आप वहां पर उस केस में, उस कंडीशन में यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन, डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन इन कार्डिनल नंबर्स। कोई भी बंदा प्रैक्टिकली कार्डिनल नंबर्स में सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस और उसी को तो क्रिटिसाइज करते हुए हमारी ऑर्डिनल अप्रोच आई है। तो यहां पर यह बोला गया कि ऑर्डिनैलिटी होगी, कार्डिनल नंबर्स नहीं होंगे। मींस ऑर्डिनैलिटी क्या होगा? यू विल रैंक प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटीज बता पाएंगे। आप ये नहीं बता पाएंगे कि मुझे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से कितनी यूटिल्स मिल रही हैं, लेकिन ये जरूर बता पाएंगे कि ए और बी में से मेरे लिए कौन सा प्रेफरेबल है।
ठीक है। और जब उसमें आपको इंडिफरेंट हो जाते हो तो ही इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली बनता है। एनीवे, कहने का मीनिंग ये कि यहां पर कार्डिनलिटी नहीं चलेगी, यहां पर ऑर्डिनलिटी का कंसेप्ट एक्चुअली एप्लीकेबल होगा। मींस कार्डिनल नंबर्स में कुछ एक्सप्रेस नहीं होगा, बट रैंकिंग और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली हम किसी भी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद थर्ड असम्पशन हमारा होता है टू कमोडिटीज ओनली। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व होता है कॉम्बिनेशन, जो दो प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई एक बंदे को हमने एप्पल और ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन दिया कि भाई एक एप्पल और 20 ऑरेंजेस ले ले या एक एप्पल 10 ऑरेंजेस ले ले। ठीक है, अच्छा, 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस, मतलब एक एप्पल और साथ में 10 ऑरेंज। ऐसा नहीं कि आइदर एप्पल और ऑरेंज, ये प्रायोरिटी, ये हमने उसको ऑप्शन नहीं दिया, हमने ऑप्शन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ कंज्यूम करने का दिया है। फिर होता क्या है, उसको हम डिफरेंट ऑप्शंस लेते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्स आइटम को कम देते हैं और मैक्सिमम ऑफ वाई देते हैं, फिर धीरे धीरे इसको कम करते जाते हैं और इसको इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर फाइनली होगा कि इसका मैक्सिमम देंगे और उसका मिनिमम देंगे। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि यहां पर हमारे पास जो कमोडिटीज होंगी, जो कॉम्बिनेशंस होंगे, वो 2 गुड्स के ही होंगे। 2 गुड्स और 1 गुड 1 सर्विस, 2 सर्विसेज, इस तरह से ही होंगे। आप एक गुड के साथ दूसरे का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन के साथ कोई 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। और 2 गुड्स ही क्यों सर? तो एक्चुअली क्या हो, ट्रेडिशनली जो हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में कर्व लगा है, यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, कर्व, और कर्व किसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पेपर पे। और इन ऑन ग्राफ पेपर वी हैव 2 डायमेंशंस ओनली। और जब हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 2 ही कमोडिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड कमोडिटी इसके अंदर एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक, फाइन। तो हमारा थर्ड असम्पशन था इसमें 2 कमोडिटीज ओनली। ठीक, उसके बाद हमारा फोर्थ फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज व्हाट, डिमिनिशिंग MRS. MRS represents what? Marginal rate of substitution. ठीक है, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, डिमिनिशिंग MRS। ठीक है, एक्चुअली देखिए, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में एक PPC का कंसेप्ट डिस्कस किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। वहां पर पीपीसी के फीचर्स में था दैट पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट एंड पीपीसी हैज अ कॉन्केव शेप, उसका शेप कॉन्केव होता है। ऐसा ही एक फीचर इंडिफरेंस कर्व का भी होता है, दैट इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, अभी आएगा आगे, एंड इंडिफरेंस कर्व हैज अ कॉन्वेक्स शेप। और मैंने आपको, अगर आप मेरा वो लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, ये जो कॉन्केव शेप बनना है, कॉन्वेक्स शेप बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल रेट। ये एक ही कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट। अच्छा, रेट बताता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वैल्यूज, एक्सप्रेशन ऑफ 1 वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अदर वैल्यू, दैट इज रेट। और मार्जिनल मींस एडिशन ऑन एवरी एडिशन, जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आपका क्या एक्स्ट्रा आपने लूज किया या क्या एक्स्ट्रा आपने गेन किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल। तो मार्जिनल रेट मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस का जो रेट एक्चुअली मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट। अब आपने पीपीसी के अंदर पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर क्या होता था कि एक गुड्स जब आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते थे तो नेचुरली एक का प्रोडक्शन डाउन होता था और एक का प्रोडक्शन इंक्रीज होता था। जब हमने उस रेट को मेजर किया कि कितने से डाउन होता है, कितने से इंक्रीज होता है, तो हमने उसको नाम दिया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। यहां पर मार्जिनल रेट तो कॉमन है, लेकिन वहां पर था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आगे आपको रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट आएंगे गिवन गुड्स में और डिमांड में, इस तरह से आपको आएंगे उसमें। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना मींस ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड। सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई, जैसे आप फुटबॉल टीम के अंदर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि भाई खेलते खेलते अगर किसी को इंजरी हो गई या कोई बंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका सब्स्टिट्यूट भेजा जाता है, मींस वो बंदे को रिप्लेस करता हुआ कोई दूसरा जो उसी की तरह का काम करेगा।
तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर भी वर्ड आ गया सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होगा कि जब बंदा एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के कंजम्पशन पर जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि एक बंदे को हमने दो ऑप्शन दिए एप्पल और ऑरेंजेस के, ठीक है, और हमने पहला ऑप्शन दिया कि एक एप्पल और मान लो अगर मैं टेबल से लेता हूं उसमें 15 ऑरेंजेस ले लो, ये हमने ऑल्टरनेटिव ए दिया, ठीक है। तो ये बोले ठीक है, मुझे इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर नहीं सकता। हमने उसको बी ऑल्टरनेटिव और दिया कि भाई अब एप्पल बढ़ा लो, लेकिन जब एप्पल बढ़ाएंगे तो नेचुरली आपके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने ऑरेंजेस को कम करेंगे। तो ऑरेंजेस के कंजम्पशन को 10 कर दिया। उसके बाद फिर सी हमने दिया कि और एप्पल एक और बढ़ाया तो हमारे ऑरेंजेस हो गए 6। उसके बाद डी ऑल्टरनेटिव दिया 4 प्लस 3, और फिर हमें ई ऑल्टरनेटिव दिया 5 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन आपका क्या चल रहा है, इसमें पहले एक एप्पल 15 ऑरेंजेस, मतलब एप्पल लीस्ट वैल्यूज थी और ऑरेंजेस मैक्सिमम वैल्यू पे थे। 2 एप्पल और 10 ऑरेंजेस, जैसे ही आपने एप्पल का कॉम्बिनेशन बढ़ाया तो आपका ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन कम हो गया। इट मींस यू आर सब्स्टिट्यूटिंग योर चॉइस फ्रॉम ऑरेंजेस टू एप्पल्स। आप ऑरेंजेस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एप्पल को यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है आपका। इसी तरह से फिर आपने एप्पल्स बढ़ाए तो फिर आपने क्या किया, ऑरेंजेस को कम कर दिया। मींस फिर आप ऑरेंजेस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एप्पल में। फिर 3 से 4 किया तो 6 से 3 हो गया, 4 से 5 किया तो 3 से 1 हो गया। मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है फ्रॉम ऑरेंजेस टू एप्पल, ठीक है। अब जब ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मींस नेचुरली एक प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है, एक प्रोडक्ट कम हो रहा है और एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन अल्टीमेटली बढ़ रहा है। बस वही जो लॉस और गेन की रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज रेट। अगर मैं कहूं इसमें मान लीजिए ये मेरा अगर एक्स कमोडिटी है और ये वाई कमोडिटी है, मैं चेंजेस इन एक्स देखता हूं तो चेंजेस इन एक्स कितना होगा, 1 से 1 प्लस 1 1 1 और 1, है ना, एक 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 बढ़ रहा है, फाइन। और अगर मैं चेंज इन वाई देखता हूं, मैं इसको कहूं गेन ऑफ एक्स और लॉस ऑफ वाई, तो लॉस ऑफ वाई कितना हो रहा है, पहले डैश 15 से 10 5 का लॉस हुआ, 10 से 4 का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ और फिर अल्टीमेटली 2 का लॉस हुआ, ठीक है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो एमआरएस क्या होगा, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, इस तरह से अल्टीमेटली चलेगा। तो ये डैश हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिश होता है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 1। आप बोलेंगे सर ये तो आपका दिया हुआ डेटा था, इंक्रीज भी तो हो सकता है, हम हमेशा डिक्रीज की ही क्यों बात करें। तो एक्चुअली यही एक्चुअली कंसेप्ट है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल। अच्छा, इसी डिमिनिश होने की वजह से ही जो आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है उसका शेप आपका कॉन्वेक्स शेप होता है, कॉनकेव शेप नहीं होता। अगर ये बढ़ता, जैसे हमारा वहां पर एमआरटी बढ़ रहा था पीपीसी में, तो शेप कॉनकेव बनता है। आगे बजट लाइन आएगी उसमें कांस्टेंट रहेगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें। तो यहां पर याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस ओनली हमारा जो शेप बनता है वो कॉन्वेक्स। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आप बोलेंगे कि सर डिक्रीज ही क्यों होता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ये वैल्यू आपकी दी हुई है, आपने जैसी वैल्यू डाली अकॉर्डिंगली आपने बना दिया अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा होता है, इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी बात करती है और रैशनैलिटी बात करती है। मैंने कहा ना कि पहले रैशनैलिटी होना चाहिए। देखिए उसमें होता क्या है कि जब बंदा एक एप्पल था और उसके पास 15 ऑरेंजेस थे तो नेचुरली उसको और ज्यादा एप्पल की डिजायर थी, उसकी इंटेंसिटी जो थी एप्पल को लेने की वो बहुत हाई थी, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर। और क्योंकि उसके पास 15 ऑरेंजेस उसने कंज्यूम किए थे या कर लेता वो, तो उसके पास भाई नेचुरली अगर किसी के पास कोई चीज ज्यादा होगी तो उसकी डिजायर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, इंसान की कम हो जाती है, और जो चीज कम होती है उसकी डिजायर ज्यादा होती है। तो उसकी डिजायर हाई थी और इसकी डिजायर लो थी। हमने इसको ऑप्शन दिया कि देख हम तुझे एक एक्स्ट्रा एप्पल देते हैं, तो वो रेडी है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी हाई है। तो उसके लिए कितने आप ऑरेंजेस दोगे, तो उसने उठा करके हमें 5 ऑरेंजेस दे दिए। क्यों? क्योंकि ऑरेंजेस की इंटेंसिटी जो थी डिजायर की वो कंपैरेटिवली बहुत कम थी, इतने सारे ऑरेंजेस थे उसके पास। तो उसने बोला मैं एक एप्पल लेने के लिए 5 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं। चलिए बढ़िया। अब उसके पास जैसे ही एप्पल बढ़े तो नेचुरली इसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली पहले से कम हो गई, उसकी जो डिजायर थी, और उसकी डिजायर भी पहले के मुकाबले इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, मतलब अब उसके पास ऑरेंजेस कम हो गए।
अब उसको हमने कहा कि भाई हम तुझे एक और एक्स्ट्रा एप्पल देते हैं, तो उसके लिए तू कितने ऑरेंजेस देगा? तो उसने हमें उठा करके चार ऑरेंजेस दे। क्यों? क्योंकि इधर हमारी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और इधर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे पास एप्पल का जो एक्स्ट्रा एप्पल्स हमारे पास आते जाएंगे, तो इसकी डिजायर जो है इसको लेने की, इसको रिसीव करने की डिजायर है, वो हमारी अल्टीमेटली कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे ऑरेंजेस हम सैक्रिफाइस करते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए हम कम से कम ऑरेंजेस देंगे। जबकि पहली बार में एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए हमने 5 ऑरेंजेस दिए था, उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए हमने 4 ऑरेंजेस दिए, फिर एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए हमने 3 ऑरेंजेस दिए। और ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मेरे बोलने से या मेरे टेबल बना देने से नहीं होता। इसके अंदर बंदे के साथ हमेशा ही होता है, जो चीज उसके पास ज्यादा होती है वो ज्यादा देने को तैयार होता है, जो चीज उसके पास कम होती है कम लेने के लिए ज्यादा देने को रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसको चीज मिलती जाएगी, उसकी जो डिजायर है वो फुलफिल होती जाएगी, और जैसे जैसे डिजायर चलिए इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, वो उसकी डिजायर अगर बढ़ती जाएगी, डिजायर कम होती जाएगी, तो वो कम से कम फिर अब कम लेने के अगेंस्ट में कम ही सैक्रिफाइस करेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका डिमिनिशिंग एमआरएस के पीछे कंसेप्ट क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से उसका शेप कॉन्वेक्स बनता है। और डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि बंदा ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहता है कम से कम सैक्रिफाइस पे। तो इनिशियली तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो वो ज्यादा देने को रेडी हो गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसके पास प्रोडक्ट आता गया तो फिर वो कम से कम सैक्रिफाइस करना अल्टीमेटली चाहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर होता है, आई होप आपको एमआरएस का कांसेप्ट समझ आ गया होगा, डिमिनिशिंग एमआरएस का। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मीनिंग होता है कि भाई आपने जो चीज एक बार पसंद कर ली वो हमेशा वही चॉइस आपकी रहेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 2 आइसक्रीम्स अगर हम देते हैं कि भाई मान लीजिए कि 2 आइसक्रीम्स आपने दी, एक आइसक्रीम दी किसी बंदे को टेंडर कोकोनट और एक दिया आपने पपाया पाइनएप्पल, ठीक है। अब ये 2 आइसक्रीम्स आपने सामने वाले को दे दी। अब इसमें से आपने कहा कि भाई अपनी प्रायोरिटी सेट करो, ऑर्डिनलिटी होना चाहिए ना, ये कंसेप्ट हम अजम्पशन है हमारे पास। उसने बोला कि भाई पपाया पाइनएप्पल इज प्रेफरेबल ओवर टेंडर कोकोनट। तो अभी के टाइम, सुबह के टाइम, शाम को अगर आप पसंद करोगे तो बोले नेचुरली मेरे लिए ये फेवरेट है तो मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा इसमें। बोले आप इस सिटी को इंदौर छोड़कर अगर मुंबई चले गए वहां पर, तो बोले आप कहीं भी ले जाओ, भाई मेरी चॉइस थोड़ी ना चेंज होने वाली है। मुझे पपाया पाइनएप्पल प्रेफरेबल है ओवर टेंडर कोकोनट। सुबह में भी वही होगी, शाम में भी वही होगी, रात में भी वही होगी, एक शेर में भी होगी, सर्द मौसम में भी वही होगी, गर्म मौसम में भी वही होगी। कहने का मीनिंग होता है कि बंदे ने एक बार जो चॉइस अडॉप्ट कर ली उसमें वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर उसने अपनी चॉइस को किसी एक स्पेशल ओकेजन पे बदल दिया तो उस कंडीशन में फिर आईसी कर्व का जो कंसेप्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। कहने का मीनिंग होता है कि बंदे की चॉइस हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर x इज प्रेफरेबल ओवर y अभी ऐसा है तो x इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर y, वो हमेशा x को ही प्रेफर करेगा ओवर y। ये बंदा जब भी अगर पसंद करेगा तो यही आइसक्रीम एक्चुअली पसंद करेगा ओवर टेंडर कोकोनट। चलिए फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मीनिंग होता है इफ x is preferable over y and y is preferable over z, it is assumed that x is preferable over z also। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मुझे पपाया पाइनएप्पल और टेंडर कोकोनट में से आप कौन सी आइसक्रीम प्रेफर करेंगे, तो आपने कहा कि साहब मैंने पपाया पाइनएप्पल प्रेफर करूंगा, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ऑर्डिनलिटी के हिसाब से कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, फर्स्ट रैंक, और सेकंड रैंक आप इसको अल्टीमेटली दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई टेंडर कोकोनट आइसक्रीम या फिर वनीला आइसक्रीम आप ये ले लीजिए, इसके अंदर से आप किसको प्रेफर करोगे, तो आपने कहा मैं टेंडर कोकोनट को प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो देखिए पपाया पाइनएप्पल इज प्रेफरेबल ओवर टेंडर कोकोनट इज प्रेफरेबल ओवर वनीला। तो जब पपाया पाइनएप्पल और वनीला के बीच में कॉम्बिनेशन रखा जाएगा तो नेचुरली पपाया पाइनएप्पल विल बी प्रेफरेबल ओवर वनीला। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। जब x y के ऊपर प्रेफरेबल है, y z पे प्रेफरेबल है, तो अंडरस्टूड है x जो होगा वो z के ऊपर प्रेफरेबल होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस।
आई होप इट इज क्लियर, ये ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद लास्ट है अपना सेवंथ जो इसका अजम्पशन होता है, दैट इज व्हाट मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग होगा कि मोर इज प्रिफर्ड ओवर लेस, हमेशा ज्यादा को कम पे हम अब प्रेफरेंस देंगे। जैसे लेट्स सपोज कि ये मेरा आईसी कर्व 1 है, ठीक है। अब नेचुरली आईसी कर्व 1 है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरे, मान ले ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। आई होप इट इज क्लियर। बट अगर मैं इसी पर कोई दूसरा आईसी कर्व बना दूं जो इधर शिफ्ट होता हो IC2, अब नेचुरली ये जो कर्व है ये किधर शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड और अपवर्ड, तो इसका मीनिंग होगा इसमें x भी ज्यादा है और y भी ज्यादा है एज कंपेयर टू IC1। जैसे मैं आपको अगर फिगर से बताऊं, मान लें कि IC1 में बोला गया कि एक एप्पल और ऑरेंजेस, अगर हमने बोला 10 ऑरेंजेस, इसका एक कॉम्बिनेशन दिया, या सामने वाले को हमने बोला कि 5 एप्पल और 25 ऑरेंजेस, तो नेचुरली अरे भाई यहां तो वो फट से प्रायोरिटी सेट कर देगा कि उस बंदा हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है। 1 और 5 तो 5 ज्यादा है, 10 और 25 दोनों ही बढ़कर मिल रहा है, तो नेचुरली वो बोलेगा कि भाई 5 + 25 का कॉम्बिनेशन लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो ज्यादा अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद अगर हम थर्ड आए, उसके बाद अगर हम और बनाए IC3 तो ये अपने पास होगा, और उसके अलावा अगर हम फिर से आते हैं इसमें IC4 तो ये अपने आप में होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि मोर इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर लेस, हम हमेशा ज्यादा को प्रायोरिटी देते हैं कम वाले के ऊपर। तो अगर हम बोलेंगे भाई आप इसमें से कौन सा आईसी कर्व लेना चाहेंगे, तो आप IC4 इज प्रिफर्ड ओवर IC3 विच इज प्रिफर्ड ओवर IC2 विच इज प्रिफर्ड ओवर IC1। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा 2 वर्ड ये, ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी और मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक मींस मोर इज प्रिफर्ड ओवर लेस। तो हमारे टोटल 7 अजम्पशंस होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, और इन अजम्पशंस को हमें लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं, MCQs के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, घुमा करके क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर पूछा जा सकता है। फाइन, फर्स्ट हमारा रैशनैलिटी होना चाहिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर हमेशा रैशनल ही माना जाता है। ऑर्डिनैलिटी होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए आपकी 2 कमोडिटी, 2 ही कमोडिटी होंगी, 2 डायमेंशंस होते हैं, तो डिमिनिशिंग हमारे सभी मैंने आपको लंबा चौड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, चॉइस में ट्रांजिटिविटी होना चाहिए और मोनोटोनिक प्रेफरेंस होना चाहिए। ये थे हमारे अजम्पशंस। अब हम बात करें अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व का फर्स्ट फीचर होता है दैट आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, या आप इसको सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। और ये कंसेप्ट तो आपको मैंने अब भी थोड़ी देर पहले जो टेबल बनाया था उसी के अंदर बताया कि भाई मान लीजिए ये आपका x कमोडिटी है, y कमोडिटी है, 1 और 15 है, 2 और 10 है, 3 और आई थिंक कितना था उसमें, 3 और 6 जो भी था। तो इसके अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीनिंग क्या होगा कि अगर आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप कॉम्बिनेशन A से B, B से C, C से D और D से E आएंगे, तो आपका X जो होगा वो इंक्रीज होगा और Y जो होगा वो डिक्रीज होगा। X इंक्रीज होगा, Y डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आपको ग्राफ की प्रॉपर्टीज तो पता है, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस, ये 0। अब जैसे अगर आप x को इंक्रीज करोगे तो आपका मूवमेंट राइटवर्ड होगा, y को इंक्रीज करोगे तो आपका मूवमेंट अपवर्ड होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। इसका मीनिंग ये होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है मींस y डिक्रीज हो रहा है, और टुवर्ड्स राइट बोल रहा है मींस x इंक्रीज हो रहा है। ये इस तरह से चलता है। जैसे अगर हम बोलेंगे भाई ये हमारा एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस तरह से प्लॉट हो रहा है, और एक पॉइंट ये है, ये ऐसे प्लॉट हो रहा है, और एक पॉइंट ये है। तो देखिए, जैसे जैसे हम पॉइंट A से पॉइंट B पर और पॉइंट B से पॉइंट C पर आए, तो A से B पर आने पर y डिक्रीज हुआ और x साइमल्टेनियसली इंक्रीज हुआ। y डिक्रीज हुआ इसलिए x इंक्रीज हुआ, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर B से C पर आए तो अगेन y इज डिक्रीजिंग एंड x इज व्हाट, इंक्रीजिंग।
तो जैसे जैसे y डिक्रीज होगा तो स्लोप डाउनवर्ड होगा और x इंक्रीज होगा तो स्लोप राइटवर्ड होगा, और दोनों काम साथ में हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। तो हमेशा आईसी कर्व जो होगा दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका जो फीचर होता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसका फंडा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एमआरएस में बताया, और ये क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होने की वजह से। और ये क्यों होता है, डिक्रीज इन वाई एंड इंक्रीज इन एक्स, ठीक है। अच्छा, डिमिनिशिंग एमआरएस अभी मैंने आपको बताया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि बंदा कम से कम सैक्रिफाइस करता है ज्यादा से ज्यादा गेन के लिए। पहले तो ज्यादा सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास वो प्रोडक्ट आता जाएगा तो वो कम से कम सैक्रिफाइस करने के लिए अल्टीमेटली रेडी होगा। तो सेकंड इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इन डिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन के कॉन्वेक्स एक्चुअली होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट अगर हम बोले इसके अंदर वही मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो मैंने आपको बताया था, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो IC के अंदर इंडिफरेंस कर्व में मोनोटोनिक प्रेफरेंस का होना कंपलसरी फाइनली है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 2IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब मान लें आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, और मान लें कि भाई आपके पास एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व है दैट इज व्हाट IC2, ये दो इंडिफरेंस कर्व है। अब ये दो इंडिफरेंस कर्व एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान ले IC1 के ऊपर कुछ पॉइंट से हमारे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E, ठीक है। और अगर हम मान लें इसमें कि इसमें पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, फिर ये एक सेम जो इसी पर पॉइंट है D, और इसको S भी बोल सकते हैं, S और T, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अच्छा, आईसी कर्व के ऊपर क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आएंगे तो उसका मीनिंग होगा उसमें सबका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगा। इट मींस सेटिस्फैक्शन ऑन A इज इक्वल्स टू B व्हिच इज इक्वल्स टू C व्हिच इज इक्वल्स टू D एंड व्हिच इज इक्वल्स टू E। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, ये IC1 की बात की, IC2 के अंदर क्या होगा, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू D या हम बोले S, और उसके बाद व्हिच इज T। अब इसके अंदर दोनों में D कॉमन है। अब अगर D ABCD और E के इक्वल है और D ही PQR और T के इक्वल है, तो नेचुरली ABCD EPQR ST ये सारे के सारे इक्वल होना चाहिए, इस पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और जब दोनों सारे पॉइंट्स पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो दो इंडिफरेंस कर्व कैसे रिप्रेजेंट होंगे? अरे भाई, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसा इंटरसेक्शन दे दिया तो दैट इज मिसलीडिंग, ये आपके आप में गलत कंसेप्ट है, क्योंकि दो आईसी कर्व अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो नेचुरली या अलग अलग बने हैं तो कभी भी वो सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। और इंटरसेक्ट होने का मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट उसमें इंटरसेक्ट हो रहा है जो दोनों पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम दे रहा है, तो कभी दो आईसी कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और अब इसका लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज व्हाट, आईसी कर्व, आईसी नेवर टचेस x और y एक्सिस। देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी x और y एक्सिस को टच नहीं करता। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, इधर x गुड होगा इधर y गुड होगा, ठीक है, इधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब मान लीजिए कि मैं एक IC यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये ठीक है। अब इसके ऊपर पॉइंट A यहां पर आया, पॉइंट B, पॉइंट C, D, E, F और एक पॉइंट आया G, ठीक है। अब अगर मैं कहूं A पॉइंट, तो A पॉइंट पर Y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बट X की वैल्यू 0, क्योंकि X बड़ा ही नहीं, ठीक है। और G पॉइंट के ऊपर X की कुछ वैल्यू होगी और बट Y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि Y इंक्रीज ही नहीं हुआ। Y इंक्रीज होता है तो अपवर्ड जाता है, X इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड जाता है।
इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम ही नहीं किया, और इधर क्या है, हमने वाई कमोडिटी को कंज्यूम नहीं किया। और जब हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो सेटिस्फैक्शन के साथ, और जब सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा तो आप एक नहीं मिलने, एक प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करना और एक प्रोडक्ट कंज्यूम करना, दोनों में बहुत फर्क है। जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होगा, ये पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट है, उस वक्त तक आप उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं कर सकते। और अगर ये एक्स एक्सिस को टच हो गया मींस वाई जीरो है, और वाई एक्सिस को टच हो गया मींस एक्स जीरो है। जीरो मींस आपने कंज्यूम ही नहीं किया। और आप कहेंगे सर जब कंजम्पशन ही नहीं है तो फिर उस कंडीशन में सेटिस्फैक्शन कैसे डिराइव होगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आईसी कर्व, आईसी जो है आपका, वो एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक्स पे टच हो रहा है तो वाई जीरो है, वाई पे टच हो रहा है तो एक्स जीरो। जीरो मतलब नो कंजम्पशन मींस नो सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। फाइन, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज या 5 फीचर्स और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके अलावा मैंने आपको 7 अजम्पशंस भी अल्टीमेटली बताए, एमआरएस का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है इस पर हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है वो इसके साथ ही खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट लाइन पे डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट क्रिएट होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।